अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, फ्रांस, यूरोप, इंडिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब सेक्युलर कंट्रीज़ हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान हैं इन सारे देशों में। और इन सारे देशों में आए दिन पथराव, हंगामे, टेररिज्म आम होती जा रही है। अजीज दोस्तों, थोड़ा आपके सामने फ्रांस की सिचुएशन रखूंगा, इसके बाद मैं आपको कंपैरिजन दूंगा कि इंडिया और फ्रांस के मामलात कितने मुख्तलिफ हैं। अजीज दोस्तों, फ्रांस में ज़ाहिर है आज वो सिचुएशन नहीं है जो शुरू के 2-3 दिनों में थी। अब चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में हैं। 4000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 1000 से ज़्यादा बिल्डिंगें इस सारे मामले में जली हैं। 5600 से ज़्यादा गाड़ियां जलाई गई हैं। अब सिचुएशन थोड़ी बहुत कंट्रोल में आ गई है, लेकिन ये ज़्यादा अरसे कंट्रोल में रहेगी नहीं। अब ये पीली गाड़ी में है वो लड़का नाहल, और जो पुलिस ने इसको रोका है और यूं बंदूक तानी हुई है, लेकिन उसकी बदमाशी को वो पुलिस वाले के ऊपर गाड़ी निकाल रहा था और काफ़ी आगे चला गया था, तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी कि शक्ल से नज़र आता था कि वो अंडर एज लड़का है। उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उसके लिए ये सारा काम किया जा रहा था। तो कोई मतलब पुलिस का कोई कसूर नहीं है, ठीक है ना। और हमारे जो मुसलमान लोग हैं वो कंपेयर कर रहे हैं इसको कि ईरान में एक लड़की महासा को पुलिस ने मारा था, तो उस पर मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में काफ़ी कैंपेन चली थी अगेंस्ट ईरान। तो वो कह रहे हैं मीडिया की हिपोक्रेसी देखें कि फ्रांस के बारे में कोई नहीं बोल रहा कि फ्रांस में पुलिस ने एक लड़के को मारा। पुलिस ने एक क्रिमिनल को मारा, एक अंडर एज लड़का गाड़ी चलाते हुए, सारे इतने गलत काम किए इसने, उस पर पुलिस ने गोली चलाई। ईरान में पुलिस वाले को गिरफ्तार नहीं किया गया, यहाँ पे पुलिस वाला गिरफ्तार है। और इस गिरफ्तार पुलिस वाले के लिए फंड रेजिंग शुरू की गई और फंड रेजिंग में 1.8 मिलियन यूरो जमा हो चुके हैं। हज़ारों लोग फंडिंग कर रहे हैं उसके लिए। उस पर यहाँ की जो लेबर पार्टी जैसी लेफ्ट पार्टियाँ हैं ना, वो रोना धोना कर रहे हैं कि ये तो गलत है, इस तरह आप एक पुलिस वाला जिसने एक बंदे को मार दिया, आप उसके लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं। भाई, वो पुलिस वाला जेल में है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, वो ब्रूटल नहीं था, वो कानून का पास कर रहा था कि पता नहीं था कि उस गाड़ी में बम भी हो सकता था। यहाँ पे सख्ती से बताया गया है कि पुलिस के ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है। तो एक मुजरिम लड़का जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन फिर भी पुलिस वाला जेल में है, और वो केस के लिए फिर मुसलमान ज़ाहिर है लंबे लंबे वकील करेंगे, हराम का माल बहुत है इनके पास। तो उसकी फैमिली तो गरीब है और छुपी हुई है, उसकी बीवी और बच्चा छुप के पना ले हुआ है, कहीं पे गायब है वो, क्योंकि उनकी ज़िंदगी खतरे में मुसलमानों के हाथों। तो उसके लिए फंड रेजिंग की गई है, 1.8 मिलियन यूरो जमा हुआ है, और ये लड़के की माँ के लिए भी फंड रेजिंग की गई है, तो उसको 4 लाख और कुछ अभी जमा हुए हैं। तो अजीज़ दोस्तों, सिचुएशन ये है कि फ्रांस के मामलात कंट्रोल में काफ़ी हद तक आ गए हैं, लेकिन आगे गारंटी नहीं है कि ये कब तक कंट्रोल में रहेंगे। फ्रेंच एक पेरिस के सबब में एक इलाके का मेयर है, उसके घर पे गाड़ी चढ़ा दी। इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये कह रहा है लड़का, मैं ये वीडियो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें वायोलेंस की बात है, तो फिर खामोखा में मुझे मसला कर देंगे। इसमें ये लड़का कह रहा है कि हम यहाँ पे रहने आए हैं, यूरोप हमारा है, और हम यहाँ की सारी वाइट औरतों का रेप करेंगे और सारे आदमियों का सर तन से जुदा करेंगे। ये हमारा है यूरोप, और हम कैप्चर कर चुके हैं यूरोप को। ये इनकी जो माइंडसेट है और मेंटालिटी है, ये एक और साहब
अल्लाह अकबर, हम मुसलमान हैं, अगर पुलिस हमें मारेगी तो हम पुलिस को मारेंगे, ये कुरान ने हमें इजाज़त दी है। ये इनका हाल है। और आगे मैं आपको ज़रा इसमें कंपेयर करूँगा यूरोप से। तो अज़ीज़ दोस्तों, फ्रांस में तो काफ़ी हद तक सूरत हाल काबू में आ गई है। मार्सेई जो कि इनका दूसरा बड़ा शहर है, वहाँ पे मिलिट्री ट्रक्स भी आ गए हैं और आर्मी वहाँ पे पहुँच गई है। पेरिस और मार्सेई ये दो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड शहर थे। मार्सेई साउथ ऑफ फ्रांस में है, बिल्कुल स्पेन के करीब है। तो ये जो नॉर्थ अफ्रीकन, अल्जेरियन, मोरक्कन, ट्यूनीसियन जब आते हैं कश्तियों में बैठ के, तो स्पेन की इतनी लंबी कोस्टल लाइन में कहीं भी उतरते हैं और सीधा मार्सेई। तो मार्सेई का मेयर भी मोरक्कन होता है, मतलब नॉर्थ अफ्रीकन होता है, और काफ़ी वहाँ पे ये लोग हैं। तो वहाँ पे तो आर्मी डिप्लॉय हो गई है और चीज़ें कंट्रोल में आ गई हैं, लेकिन आगे इनको कुछ सबक सीखना होगा पोलैंड से। I've got a message for all illegals. If you don't want to be pushed back, if you don't want to be arrested, if you don't want to be shot, don't come to our borders. Do not come to the Polish border. Then you're safe. It's not us, it's not our police who came up to beat you up, to push you, or to arrest you. It's you who tried to break the law on our land. Let's ask Mr. Toczynski, how many refugees has Poland taken? 0. And you're proud of that? If you are asking me, if you are asking me about Muslims illegal immigration, none, not even one will come to Poland. Not even one if it's illegal. We took over 2 million Ukrainians who are working, who are peaceful in Poland. We will not receive even one Muslim because this is what we promised. But I asked not about illegal immigrants, I asked about refugees. And Jean-Claude Juncker, the Commission President, says that you're racist. You sound proud of the fact that you haven't taken any refugees. Of course, because this is what our people are expecting from our government. That's number one. This is why our government was elected. But this is why Poland is so safe. This is the reason why we had not even one terrorist attack. Look at the streets in Poland, and we can be called populists, nationalists, racists. I don't care. I care about my family and about my country. तो अजीज दोस्तों, ये पोलैंड का मिनिस्टर साफ कह रहा है, फैशिज्म का इल्ज़ाम लग रहा है, रेसिज्म का लग रहा है, सब कुछ कहता है। भले सब कुछ ठीक है, हमारी पब्लिक ने हमें इलेक्ट किया है, हम अपनी पब्लिक का फ़ायदा देखेंगे। मुसलमान हमारी सोसाइटी से के अगेंस्ट है, हम उनको अपने पास नहीं रख सकते, बिल्कुल कोई चांस नहीं है। जबकि हमने ऐसा नहीं है कि रेफ्यूजी नहीं लिए, हमने रेफ्यूजी लिए हैं। इतने सारे यूक्रेनियन आए, हमने इनको लिया है क्योंकि वो हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जाते, वो हमारी सोसाइटी से मैच खा जाते हैं। एक रेफ्यूजी, एक माइग्रेंट किसी मुल्क में जाता है तो उसको उधर के रूल्स अपनाने होते हैं, ना कि उनके ऊपर अपने रूल्स थोपे। जैसे ये डच औरत है, बुर्का पहन के इंटरव्यू दे रही है और ये कह रही है वही बात जो मैं कई सालों से कह रहा हूँ। मैंने 91 में जब मैं बेल्जियम की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में ट्रांसलेटर की हैसियत से काम करता था, और जो रेफ्यूजीज आते थे वो जब इंटरव्यू देने के लिए ज्यूरिस्ट के सामने बैठते थे, वहाँ के बेल्जियन ज्यूरिस्ट के सामने, तो उनको अगर ज़बान नहीं आती थी तो मैं एज ए ट्रांसलेटर वहाँ पे मेरी जॉब थी वो। तो हमारी ग्रुप मीटिंग होती थी ना वीकली, उसमें मैं साफ कहता था कि आपको पता ही नहीं कि आपके बच्चे को घर में क्या पढ़ाया जा रहा है, आपके बच्चे को किस तरह बड़ा किया जा रहा है, और वो एक अलग ही उसको तरबियत दी जाती है। तो ये बुर्का पहने हुए औरत है, वो हॉलैंड में बता रही है कि हमारा शरिया लॉ है ना, वो डच कानून से ऊपर है हमारे लिए, और डच कस्टम्स, कल्चर, कानून, वैल्यूज़, उन सब से ऊपर हमारा शरिया लॉ है। और मैं अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ कि अल्लाह जिसने हम सबको बनाया है वो डच कानून से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमें डच सोसाइटी में एसिमिलेट होने की ज़रूरत नहीं। तो तुम्हें यहाँ की सरकार कहेगी कि कानून मानो, लेकिन इनके कानून हमारे शरिया लॉ के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए हमें अल्लाह का कानून लाना है, और अल्लाह का कानून प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग से मिला है, और जिसमें हमें ये कहा गया है कि हम अल्लाह के कानून के जो खिलाफ है हम उसके खिलाफ हैं। तो ये कैसे इधर सेटल हो सकते हैं? ये
नस्लें इनकी बढ़ गई, जैसे पाकिस्तानी कश्मीरी यहाँ पे रहते हैं, चौथी पांचवी नस्ल इनकी, लेकिन आज भी वो अपनी 1.5 इंच की अलग मस्जिद बना के बैठते हैं। ये अपना तुर्की का, क्या मैं गाली दूं साले को, फसाद की जड़ यूरोप में ये है, जैसे उधर इंडिया में पाकिस्तान फसाद की जड़ है। ये कहता है कि फ्रांस में जो हुआ वो नॉर्मल है, और ये फ्रांस के कॉलोनियल सिस्टम है जिसके तहत उनका रेसिज्म नज़र आता है, और ये नॉर्मल है। अरे तुमसे बड़ा, तुर्की से बड़ा कॉलोनियल जल्लाद कौन था? कोई भी नहीं था। ऑटोमन एम्पायर आर्मेनियन का जेनोसाइड किया है, और क्या इनके उसमें जल्लादों का वाला सिलसिला था, और जब ये यूरोप में हमले करते थे तो फोर्स कन्वर्जन करते थे। ये कह रहा है। आप यकीन माने कि स्वीडन में जो कुरान जलने की बात हुई है, दुनिया का हर मुसलमान उसको कंडेम कर रहा है, हर मुसलमान कंट्री उसको कंडेम कर रहा है। जबकि फ्रांस में पूरा आग लगा दी एक क्रिमिनल लड़के को की आड़ लेके, सारे मुसलमानों ने पूरे फ्रांस को आग लगा दी। एक मुसलमान मुल्क ने एक लफ्ज नहीं बोला इसके खिलाफ, एक मुसलमान ने नहीं। उस लड़के के मरने पे मातम मना रहे हैं, जो कि एक क्रिमिनल था और जिसका सारा इलीगल एक्ट था। ये अपने मुल्कों में, पाकिस्तान बात करता है, पाकिस्तान अपने मुल्कों में लाखों लोग मार चुका है मुसलमानों को। किस मुंह से ये बात करते हैं? अभी यूनाइटेड नेशंस का जिनीवा में सेशन चल रहा है, वहां पे एजेंडा चेंज करवा दिया मुसलमान मुल्कों ने, कह नहीं भाई स्वीडन पे बात होगी। सारा एजेंडा चेंज करके स्वीडन पे बात हो रही है, फ्रांस पे क्यों नहीं हो रही भाई? 4 लफ्ज तुम भी बोल दो कि मुसलमानों, ये क्या तरीका लगाया हुआ है? लेकिन नहीं भाई, आपको इधर काफ़ी चीज़ें देखनी होंगी। सऊदी अरब ने 3 तारीख को, मंडे वाले दिन, 5 टेररिस्टों को गर्दन, सर चॉप स्क्वायर, टक टक गर्दन काट दी 5 टेररिस्टों को। फ्रांस में तो हज़ारों टेररिस्ट, 4000 से ज़्यादा पकड़े गए हैं, एक को भी नहीं मार सकते, यहाँ सज़ाए मौत है ही नहीं। और अभी तो आप देखिएगा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये लेफ्ट की पार्टियां कितना वावेला मचाएंगी। सऊदी अरब में क्यों नहीं करते भाई? सऊदी अरब सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। टेररिस्टों का कोई हल नहीं है भाई। आप अपने जिस देश में रह रहे हैं, आपका देश है ये। फ्रेंच मिनिस्टर पार्लियामेंट में कहता है कि 90% तो फ्रेंच लोगों ने ये आगे लगाई हैं, इसलिए कि वो सारे फ्रेंच नेशनल हैं। नॉर्थ अफ्रीकन, वो भी डर के मारे ये उनको टारगेट नहीं कर रहा। जब आप इस हद तक डरोगे तो फिर आप मुल्क कैसे चलाओगे भाई? ये सऊदी अरब से सीखें या चाइना से सीखें? कंसंट्रेशन कैंप में बंद किया हुआ है, दुनिया चीख रही है, बल्कि चीख भी कोई नहीं रहा। कौन चीख रहा है? थोड़ा बहुत जो शोर मचा रहे हैं वो भी अमेरिका और यूरोप, लेकिन चाइना मजे से लगा हुआ है। आप ये देखें कि जितनी तस्बीहां सऊदी अरब में हाजी और उम्रे वाले खरीदते हैं, वो सूअर की हड्डियों से बनी हुई हैं। मेरे पास इसकी पूरी वीडियो पड़ी हुई है। सूअर की हड्डियों से ये तस्बीहां बनाई जाती हैं। कोई आवाज उठाई? एक मुसलमान बोला, सऊदी अरब बोला, पाकिस्तान बोला, कोई नहीं बोलता। यहां पे आप चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हो ना, आप डर रहे हो, अपीसमेंट कर रहे हो। तो ये अजीज दोस्तों, लंबी चौड़ी चीजें हैं। मैं आता हूं जरा भारत की तरफ के भारत का मामला क्या है इस सिनारियो में। देखिए, भारत में भी पथराव वगैरह होता रहता है। भारत में पत्थरबाजी होती है। इस्लाम के नाम पे कश्मीर में एक आतंक का बाजार गर्म था कितने साल तक, और कोई मुसलमान मुल्क भारत को कंडेम करता था कि आर्मी रखी हुई है। ये वो बच्चा कोई भी नहीं है। हर मुल्क चाहे मुसलमान है कि नहीं है, हर मुल्क की अपनी एक इंटेलिजेंस सर्विस होती है। जब मैं बेल्जियम में मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में काम करता था तो हम अजाइलम पूरी दुनिया के लोग आते थे, तो मैं ज़ाहिर ट्रांसलेटर था। तो हमारी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होती थी जिसमें सारे ज्यूरिस्ट, हमारा कमिश्नर जो हाई कमिश्नर था हमारा एक, वो भी बैठता था, मार्क बोसाइट, और हम सब मीटिंग होती थी। तो उसमें वो डॉक्यूमेंट सप्लाई करता था सबको कि पाकिस्तान में बेल्जियन एम्बेसी ने ये चीज़ें भेजी हैं, इंडिया से बेल्जियन एम्बेसी ने ये चीज़ें भेजी हैं। दुनिया के हर मुल्क में इनकी जो एम्बेसीज होती हैं
उनसे उनको वो डेली की बुनियाद पे एक डिप्लोमेटिक जाता है, ब्रीफ केस कहते हैं जो भी है, वो डिप्लोमेटिक कोरियर जाता है जो कि कोई मतलब उनके अपने प्लेन में जाता है ताकि कोई कस्टम वगैरह कोई मसला ना हो, और वो बिल्कुल मिलता है, पूरी रिपोर्ट्स जाती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जब यूरोप और अमेरिका के 25-50 साल बाद डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स किए जाते हैं तो वो यही डिप्लोमेटिक कोरियर की चीज़ें होती हैं। तो इनको सबको पता है कि कश्मीर में क्या हो रहा था, लेकिन देख लें तो भारत में ये सब चीज़ें आम हो रही हैं। फ़र्क यूरोप और भारत का ये है, जो फ्रांस में ख़ास तौर पे मैं देख रहा हूँ, तो वो ये है कि यूरोप में माइग्रेंट्स हैं, मुसलमान इंडिजीनियस नहीं है, वहाँ के मुकामी नहीं है। भारत के मुसलमान उधर ही के हैं, कई सौ सालों से रह रहे हैं, इलीगल हैं, कुछ बांग्लादेश से आ रहे हैं, कुछ बर्मा से आ रहे हैं, रोहिंग्या हैं, लेकिन मेजॉरिटी ज़्यादातर तो वही है ना जो भारतीय हैं, डीएनए भी उनका है। कुछ इन्वेडर्स के साथ जो आए थे वो भी कोई 200 साल, कोई 400 साल, कोई 600 साल, कोई 1000 साल पहले आया था, लेकिन हैं तो बहरहाल इंडियन। मेरी नज़र में तो जो आतंकवादी मुसलमान है ना, जो भारत में अपनी अलग 1.5 इंच की मस्जिद बनाता है, वो इलीगल है, क्योंकि उसको अगर भारत का कानून नहीं पसंद, भारत की कल्चर नहीं पसंद, तो उसने अपने लिए एक अलग देश की मूवमेंट चलाई थी 47 में। वो क्यों नहीं चला गया पाकिस्तान या बांग्लादेश? जाए, आज भी चला जाए, बॉर्डर क्रॉस करके जाए उधर, अगर उसको भारत में कोई मसला है तो। उसने अपने लिए अलग देश बना लिया था। भारत के हिंदुओं ने अपना दिल पे पत्थर रख के अपना देश काट के उनको अलग देश दे दिया था। तो मेरी नज़र में जो भारत की कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करता, भारत के कानून को एक्सेप्ट नहीं करता, वो इलीगल है। लेकिन भारत के लिए मुश्किलात बहुत हैं। फ्रांस के पास फिर आसान हल है, कुछ बहुत ज़्यादा हुआ तो जिस तरह पोलैंड ने किया, जैसे ये हंगरी कर रहा है। Look at Viktor Orban's words. He's compared immigration to a flu epidemic. He's talked of Muslim invaders. He's talked of Christian Hungary and a mixed population with no sense of identity. And he's called the people coming in potential terrorists. So this isn't actually about immigration, is it? It's about xenophobia. No, I have to reject that, and I take it as an insult, what you have just said. Because we Hungarians, we do have the right, and no one can take that away from us. We have the right to make our own decision, whom we would like to allow to enter the territory in Hungary and who we do not allow to enter the territory of Hungary. And you don't want to come in are Muslims, is that right? Just if you can let me finish. That, if you don't mind, but I would like to answer your previous question because that was concluded by a very serious insult against my country, and I have to reject that again because I always have shown respect to everyone who asks me, but I expect respect not for myself because who cares, but for my country and for the people I represent. And calling a country xenophobic, it's an insult, especially if you put into consideration Hungary. And no one can take away the right of decision of us with whom we would like to live together. And yes, it is our intention to keep Hungary a Hungarian country. And yes, we do not agree with those ones who say that multiculturalism is by definition good. If you say that, we respect that. So you stand by this idea of Muslim invaders, right? Sorry? You stand by this phrase that your Prime Minister used of Muslim invaders? I stand by, of course, all of the statements of my Prime Minister and stand by our position. Potential terrorists. And stand by the position that if you allow hundreds of thousands of people to enter the territory of the European Union without control, without check, does it give the opportunity for the terrorist organizations to send their terrorists to Europe? Yes, it does. What we don't want is a massive illegal influx coming from the south to us. We want to keep Hungary a Hungarian country, and we don't think that multiculturalism is by definition good. If you think so, if people in this country think so, we respect that, no problem. But please don't put pressure on us. There was an election in April. Come on, don't deny that. There was an election in April. There was a record. तो यहाँ पे यूरोप की सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ पे इनके पास एक आसान हल है, पकड़ के शिप में बंद करके वापस भेज दें। आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन एक हल है। भारत में एक तो वही बात के इंडिजिनियस नेहरू लियाकत पैक्ट 51 में जो हुआ था, इसके मुताबिक अब ये सब इंडियन हैं और इंडिया में रहेंगे, इनको कोई फोर्स नहीं कर सकता।
ज़ाहिर है नेहरू सरकार वॉज ए लीगल इंडियन सरकार। दूसरा, भारत में भांत भांत के कानून हैं। यहाँ पे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, भारत में नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड, अलग इस्लामिक कानून। आपको वो बदलने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे अभी। फिर आपको भारत में वक्फ बोर्ड है, दुनिया का वाहिद देश है मेरा भारत महान जहां पे वक्फ बोर्ड है। खत्म करके दिखा दें आप, खून की नदियां बहा देगा मुसलमान। इनकी स्टेट विद इन स्टेट है वक्फ बोर्ड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और पता नहीं क्या क्या रिजर्वेशन। यहाँ का सेक्युलरिज्म कम से कम करेक्ट शक्ल में है, सबका एक कानून, कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई वक्फ बोर्ड नहीं, कोई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं, कोई अलग कानून नहीं। भारत का तो सेक्युलरिज्म है, भारत के तो संविधान में उनको माइनॉरिटी माना जा रहा है। सेक्युलरिज्म में माइनॉरिटी कहाँ से आ गया भाई? सेक्युलरिज्म में मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं होता। ये जिसका स्टेट रिलीजन हो, भारत को आप हिंदू राष्ट्र बना दें, फिर आप मजे से माइनॉरिटी के राइट्स एंजॉय करें। लेकिन जिस देश में स्टेट रिलीजन होता है ना, जैसे पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है, वहां पे माइनॉरिटीज के लिए वक्फ बोर्ड या इस टाइप की चीजें नहीं होती। तो भारत की तो कई चीजें बिगड़ी हुई हैं, क्योंकि भारत की जो 47 से लेकर 2014 तक की सरकारें थी, वो तो अपने पर्सनल बेनिफिट में ही लगी रहती थी ना। इन्होंने देश का तो कभी सोचा ही नहीं। नेहरू साहब ने देश का सोचा होता तो एजुकेशन इनके हवाले करते, जिन्होंने भारत के बंटवारे किए थे। एजुकेशन ही उनके हवाले कर दिया, आपकी नस्लें अब भुगत रही हैं। आज भारत का बच्चा बच्चा टीपू सुल्तान को अपना हीरो मानता है। मतलब बात कहां आप उसको वो कर रहे हैं। तो भारत के लिए मामला ज्यादा मुश्किल हैं, लेकिन भारत में एक ऐसी लीडरशिप है जो मामलात को सुधारना चाह रही है। अब उसके लिए देखें, एक मिसाल ले लेता हूं फ्रांस के हवाले से ही, कि वो फंड रेजिंग की मैंने बात की कि उस पुलिस वाले के लिए फंड रेजिंग हुई है, तो वो मैं उसको गाली देने का बड़ा दिल कर रहा है। राना अय्यूब क्या कह रही है? फंड रेजर फॉर पुलिस ऑफिसर हु किल्ड फ्रेंच टीनेजर नीड मोर प्रूफ ऑफ व्हाट? दैट यू आर फैशिस्ट, दैट यू आर पॉइजनस, कि तुम्हारे अंदर इतना जहर भरा हुआ है तो क्यों रह रही हो भाई इस देश में? तुम्हारे बाप का देश नहीं है ये, जाओ भाई पाकिस्तान है तुम्हारा देश। फिर जब इतना मसला है हिंदुओं के साथ तो इधर रह क्यों रही हो तुम? तुम्हें तो पाकिस्तान भी जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें तो तुम्हारे माई बाप बैठे हुए अमेरिका में जो तुम्हें दुनिया की हर अय्याशी करा रहे हैं। हर चीज जो इस्लाम में मना है वो तुम वहां पे एंजॉय कर रही हो, फिक्र नहीं करो। पता नहीं किस किस के साथ क्या क्या कर रही हो, वहां रहो फिर। लेकिन नहीं ना, तुम्हें पैसा इस चीज का मिल रहा है, तुम्हें पैसा ये जहर फैलाने का मिल रहा है। तो भारत के लिए अभी बड़े मसले हैं, इस टाइप के लोगों को कंट्रोल करना, हेट स्पीच के कानून को सख्त बनाना। यहां पे नहीं कर सकते आप हेट स्पीच। आपने देखा है ना, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब हेट स्पीच नहीं अलाउ करते, इसी तरह इनके कानून भी अलाउ नहीं करते। अभी मेजर अदिल राजा को इसीलिए पकड़ा था ना कि वो पाकिस्तान में हालात खराब कर रहा है, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बात कर रहा है। उसके ऊपर केस तो चल रहा है ना भाई। आप मुझे बताएं कि हेट स्पीच पे राना अय्यूब के ऊपर एक केस हुआ हो, नुपुर शर्मा पे तो कर दिया आपने केस, जिस बेचारी ने कुछ गलत बात की भी नहीं। ये तो सुबह शाम उल्टियां करती है। तो भारत के लिए बड़े मसले हैं, लेकिन मैं इस लीडरशिप से उम्मीद है मुझे कि ये पीसफुली मसले को काफ़ी हद तक सॉल्व करेगी। लेकिन कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, कड़वे घूंट भरने पड़ेंगे। ये मेरा ख्याल है कि एक सिचुएशन है जिससे कि हमें भारत में सीरियसली मामला ज़्यादा ख़राब हों, उससे बचने के लिए। फिर भारत बहुत बड़ा है, यूरोप से ज़्यादा आबादी है भारत में, और पूरे यूरोप में जितना मुसलमान है उसका डबल खाली अकेले भारत में है। फिर यूरोप में
वेस्ट यूरोप की तरफ हैं, ईस्ट यूरोप में नहीं हैं, तो काफ़ी मुश्किलात हैं। फिर यूरोप में भांत भांत का मुसलमान है, ये अरबियन गल्फ वगैरह हैं, ये आतंकवादी नहीं हैं। फिर साउथ ईस्ट एशियन वाले हैं, वो भी नहीं है इतना इधर के। और इन सब के फिर इसमें मसले भी दूसरे हैं। भारत का सारा मुसलमान इंडियन है, तो इसलिए काफ़ी चीज़ें हैं जो कि भारत की सरकार को, थिंक टैंक्स को, इस्टेब्लिशमेंट को बैठ के सॉर्ट आउट करनी होंगी। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।